नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 5। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। बिना विकल्प के डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60, देखिए अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णन है। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आंसर होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है अनुच्छेद 61 में। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, भारत देश का संवैधानिक प्रधान किन्हें कहा जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किस सदन में लाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जब लगाया जाता है तो दोनों सदनों में महाभियोग लाया जाता है। और ये दोनों सदन है, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में। लोकसभा मतलब निम्न सदन में और राज्यसभा उच्च सदन में, यानी दोनों संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महाभियोग लाया जाता है। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने के कितने दिन पहले, तो राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना भेज दी जाती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है। तो यह सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है, यानी 14 दिन पहले, याद रखेंगे 14 दिन पहले। सातवां प्रश्न पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति अचानक अपने पद से हट जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वे त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके बदले कौन राष्ट्रपति के जगह काम करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाता है या मृत्यु हो जाता है उनको, या त्याग पत्र दे देते हैं, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं और वे उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए काम करते हैं। तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, CAG, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति का अधिकार
किन्हें प्राप्त। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की। आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, देखिए यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति को याद रखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 को याद रखेंगे। 12वां प्रश्न, संसद के कितने स्तंभ होते हैं? देखिए संसद के कितने स्तंभ, तो संसद के 3 स्तंभ होते हैं। पहला राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, दूसरा लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और तीसरा राष्ट्रपति। तो ये संसद के 3 स्तंभ हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। यदि संसद में बैठक न हो तो राष्ट्रपति अकेले ही किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसार मिला है। तो 123 को याद रखेंगे, अनुच्छेद 123। 14वां प्रश्न पर चलते हैं। संसद के सत्र अवसान या लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो संसद के सत्र अवसान या लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अनुसार दिया गया है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद को भंग कर सकते हैं या सत्रावसान कर सकते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। धन विधेयक सदैव कहाँ पेश होते हैं? तो धन विधेयक सबसे पहले आंसर होगा, धन विधेयक कहाँ पेश होते हैं सबसे पहले? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा, तो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा को याद रखेंगे। 16वां प्रश्न, आकस्मिक निधि पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण होता है? तो आकस्मिक निधि पर पूरी तरह से नियंत्रण राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका का होता है। यहाँ देखिए आकस्मिक निधि का नियंत्रण कार्यपालिका का होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति या कार्यपालिका भी उत्तर होगा। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दोषी को क्षमा करने अर्थात क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद आंसर होगा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं या फिर क्षमादान की शक्ति उन्हें प्राप्त है, यानी किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ कितनी प्रकार की दी जाती है? देखिए राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ 3 प्रकार के दिया गया है। कानूनी सलाह और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ है। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत के तीनों सेनाओं, देखिए भारत के तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आंसर होगा राष्ट्रपति। 20वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? देखिए किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत
वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा? तो वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। हालांकि अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। देखिए 1962 में, यानी 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत में वित्तीय आपातकाल लागू किया गया था। उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था। और दूसरा आपातकाल देखिए 1971 है, यानी 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार आपातकाल लागू किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में। तो ये दूसरी बार आपातकाल लागू किया गया था। और तीसरी बार 1975, यानी 25 जून 1975 को तीसरी बार भारत में आपातकाल लगाया गया था। और वो था आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति को लेकर देश में आंतरिक अशांति पैदा हो गया था। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था और उसी के बीच देश की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ये तीनों को याद रखें। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। वीटो शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यहाँ देखिए, वीटो शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ है। वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 24वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? देखिए, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। 5 लाख रुपया को याद रखेंगे। 25वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो आंसर होगा 4 लाख। देखिए, यहाँ राष्ट्रपति का मासिक वेतन प्रति माह 5 लाख और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह है। 26वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो राज्यपाल का भी वर्तमान में मासिक वेतन 3.5 लाख है प्रति महीना। तो मासिक वेतन 3.5 लाख। तो ये तीनों को याद रखेंगे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख और राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख। 27वां प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आंसर होगा 545। तो 545 लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या है, जिसमें 543 ही सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं। एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। तो याद रखेंगे 543 निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। कुल मिलाकर के 545 अभी वर्तमान में सदस्य हैं लोकसभा में। लेकिन यह अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो अधिकतम संख्या 552 हो सकता है, जिसमें 550 निर्वाचित होते हैं और 550 में 530 राज्यों के द्वारा और बाकी 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य मिलाकर 552 अधिकतम सदस्य लोकसभा में चुने जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी 545 सदस्य ही हैं, जिसमें 543 निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य
तो ये प्रैक्टिस सेट भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है और भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 5 है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित यह प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट आपको विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में काम आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जीके का प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं। 28वां प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होते हैं? जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी होती है तो उनके उम्मीदवारी के पहले, नामांकन के पहले 50 निर्वाचक मंडल के और 50 सदस्य अनुमोदक के होना जरूरी है। तो 50 निर्वाचक मंडल के और 50 अनुमोदक, तो 50-50 ही याद रखेंगे। चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह होगा अमेरिका के संविधान। आंसर होगा अमेरिका के संविधान। तो चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? या देखिए, भारत के राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, उसका पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को याद रखेंगे। 31वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णन। अनुच्छेद 63 को याद रखेंगे। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। 32वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 70 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 70, तो अनुच्छेद 70 में यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यही वर्णन संविधान के अनुच्छेद 70 में है। 33वां प्रश्न पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए? तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल में देखिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक था, और यहाँ उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। तो चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। 36वां प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ देखिए, राज्यसभा का और उपराष्ट्रपति। राज्यसभा एक ऐसा उच्च सदन है जिसमें उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उस सदन के सभापति होते हैं। तो 37वां प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान
भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को याद रखेंगे। 38वां प्रश्न पर चलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आंसर होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। 39वां प्रश्न पर चलते हैं, सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होता है? देखिए केंद्रीय स्तर पर देखिए कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को याद रखेंगे। 40वां प्रश्न पर चलते हैं, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है। तो 41वां प्रश्न पर चलते हैं। 41वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होना जरूरी है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है। 42वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री के पद तथा गोपनीयता के शपथ आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को याद रखेंगे। 43वां प्रश्न, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधानमंत्री। 44वां प्रश्न पर चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, आंसर होगा प्रधानमंत्री। 45वां प्रश्न पर चलते हैं, नीति आयोग। देखिए यहाँ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग, देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो यह नीति आयोग पहले योजना आयोग था और यह योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक उसका कार्यकाल था, उसे बीच में ही समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया था और यह नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले भी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे और वह योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है, तो उसके भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और तत्कालीन यदि नीति आयोग के अध्यक्ष देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष वही होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री को याद रखेंगे। 47वां प्रश्न, आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और उस समय से लगातार अपने मृत्यु पर्यंत, उनका मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ था, तो 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे, जो अब तक के प्रधानमंत्री सभी प्रधानमंत्रियों से उनका लंबा कार्यकाल रहा है। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। अब तक आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद सभी के सभी प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही रहे हैं, लेकिन ये प्रथम गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस से नहीं किसी दूसरे पार्टी से, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना था, जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई को बनाया गया था। मोरारजी देसाई को याद रखेंगे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो मोरारजी देसाई को याद रखेंगे। 49वां प्रश्न पर चलते हैं। वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे? तो देखिए, भारत के एक वैसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, एक दिन भी सदन का सामना नहीं कर पाए थे। तो वह प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को याद रखेंगे। तो चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, एक दिन भी सदन का सामना नहीं किए थे। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है, वो भी बिना विकल्प के डायरेक्ट उत्तर के साथ हम लोग देख रहे हैं। तो 50वां प्रश्न पर चलते हैं और 50वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये था हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 5। तो जल्द ही भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आएंगे। तो चलिए, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।